Okay, fine. So we'll start with the next topic. Law of mass action. Law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है फाइन। तो बोलते हैं इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। इस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, इस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। ए का कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, बी का कोएफिशिएंट स्मॉल बी है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। कौन से कोएफिशिएंट्स? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स रहते हैं। समझ आएगी? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। लेकिन रेट लॉ जो है, रेट लॉ इससे डिफरेंट है। व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर which may or may not equal to coefficients। यानी कि x जो है तो वो a के इक्वल भी हो सकती है और x a के इक्वल नहीं भी हो सकती है, y b के इक्वल हो भी सकती है, y b के इक्वल नहीं भी हो सकती है। समझ आ गई बात? ये कैसे पता चलेगा? इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटल। ये हमें एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x और b की पावर y। ये आ जाता है k इंटू ए की पावर x और b की पावर y। समझ आ गया? ठीक है फाइन। व्हाट इज दिस k? k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं, इट इज एनी रेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं, अगर ये भी वन है ये भी वन है, तो रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। समझ आ गई? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लो तो K किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। समझ आ गई बात? यहीं पे ध्यान रखो, यहीं पे इधर तो मत सोचो। क्लियर है सभी को? रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। इज दैट क्लियर? बेटा ये जो रेट कांस्टेंट है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। आप जितना मर्जी रिएक्टेंट यूज करो, कभी 10 मोल कर लो, कभी रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन जितनी मर्जी चेंज कर दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। रेट कांस्टेंट प्रेडिक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट। जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है फाइन। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट्स है ना, वो डिसाइड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब इसके बाद अगला टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Units of rate constant depends on order of reaction. Is that clear? कोई डाउट? समझ आ गया सबको? Write down. Law of mass action. It is defined as